गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि दीपावली के बाद दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो पिछले 5 साल में सबसे खराब स्तर पे चली गई है। अब एक्चुअली ना कई बार क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि क्या सर ये जो पटाखे होते हैं इनसे एयर पोल्यूशन तो होता है, ये तो सबको पता है, पर क्या बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है? ये बहुत एक डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी खराब है उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, उसके पीछे मल्टीपल कारण है, राइट? पर एक्चुअल में क्रैकर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंक्रीट डेटा हमारे पास अभी तक नहीं था। पर अगर हम दोस्तों बात करें ना, तो दीपावली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 2025 में अगर हम थोड़ा देखते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि दीपावली से पहले लगभग 100 156 के आसपास, 156 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स था। दिवाली वाले दिन ये 233 के आसपास पहुंच गया और दिवाली के जस्ट बाद ये हो गया 488। तो यानी कि ना एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर दिवाली के टाइम के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो, आप नोटिस करते हो कि दीपावली में इस बार परमिशन मिली थी कि आप जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो जला सकते हैं। एनसीआर की बात कर रहा हूँ। ग्रीन क्रैकर्स मतलब, देखो, ग्रीन क्रैकर ना नाम से ग्रीन है, पर एक्चुअल में इनमें भी पोल्यूशन होता है, पर दूसरे पटाखों में के मुकाबले कम पोल्यूशन होता है, यानी कि दे अमिट 30% लेस स्मोक। बाकी दूसरे पटाखों के मुकाबले 30% तक कम स्मोक यहाँ पे अमिट करते हैं। तो बाकियों से बेहतर हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन इनसे भी होता है। अब एक्चुअली ना डेटा देखा गया कि अगर हम बात करें 20 अक्टूबर को शाम 4 बजे, मतलब जिस दिन दिवाली थी, तो शाम 4 बजे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो लगभग 150 के आसपास था। ठीक है। वही जगह के ऊपर रात 11 बजे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 650 पर पहुंच जाता है। सिर्फ 7 घंटे के अंदर इतना बड़ा चेंज आना, एयर क्वालिटी इंडेक्स का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई क्रैकर से बहुत बहुत ज़्यादा इस बार पोल्यूशन हमें देखने को मिला है। अब आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्रैकर्स अलाउ किए थे, बट वो केवल और केवल कौन से थे? ग्रीन क्रैकर्स। और वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर ही थे कि सुबह 1 घंटा आप जला सकते हो और रात के 2 घंटे आप यहाँ पे शाम के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप पटाखे चला सकते हो। पर ऐसा देखा गया कि इन पर्टिकुलर जो अलाउड था, इसको बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसका उल्लंघन किया गया। लंबे टाइम तक पटाखे चले। दूसरा, ग्रीन क्रैकर सारे के सारे नहीं थे, क्योंकि ग्रीन क्रैकर दरअसल में दिल्ली में कुछ एरियाज में मिल ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से ऐसा देखा गया कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये जो नॉर्म्स थे इनका वायलेशन हुआ, जिस वजह से आज के समय दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। क्या सर हर साल ऐसा होता है कि दीपावली के बाद पोल्यूशन बढ़ता है? देखो, अगर हम बात करें डेटा की, तो कुछ साल ऐसे भी हैं जहाँ नहीं बढ़ा है, पर कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जैसे अगर हम बात करें 2022 और 2024 की, तो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। दीपावली से पहले जितना पोल्यूशन था लगभग उतना ही पोल्यूशन रहा 2022 और 24 में। पर अगर हम बात करें 2021 की, 2023 की, या इस साल तो हद ही हो गई है 2025 की, यहाँ पर तो आपका पोल्यूशन बहुत-बहुत स्तर के ऊपर देखने को मिला है। तो क्लियरली ये बात इंडिकेट कर रहा है कि पटाखों से भाई पोल्यूशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है एंड उस वजह से दूषित हवा जो है वो हमारे अंदर जा रही है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि आने वाले समय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज़ें बोली थी ना कि आप ग्रीन क्रैकर चला सकते हो, उन्होंने एक तरह का ये एक एक थोड़ा-सा डेटा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बोला था कि हमें एक आइडिया मिलेगा कि क्रैकर से कितना इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्लियरली उसका स्टडी का जो रिज़ल्ट तो बहुत ही खराब आया है कि क्रैकर्स अलाउ करने से पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आने वाले फ्यूचर में क्या एक्शन लेता है। दोस्तों, डेट है आज की 22 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो दिवाली ऑफर्स हैं उनको हमारी टीम ने एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ दिन आप हमें और मौका दीजिए। दोस्तों, डेफिनेटली हमारी टीम ने इनको एक्सटेंड किया है, तो आपको सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूपीएससी और स्टेट पीएससी कोर्सेज के ऊपर अप टू 70% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारे जो कोर्सेज हैं, आपका संकल्प और पिनिकल 2027 के लिए, प्रहार और टाइटन 2026 के लिए, इन सबको आप बहुत भारी छूट के अंदर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ 3 साल के लिए जुड़ना चाहते हैं 3 ईयर प्रोग्राम के अंतर्गत, उनके लिए हमारा जो प्रारंभ बैच है जो कि आपका फेज्ड मैनर के अंदर एक तरह से तैयारी कराता है। तो दोस्तों, इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो, पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है डिक्लाइन इन नक्सल फुटप्रिंट। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। दोस्तों, आप सब लोग नक्सलिज्म के बारे में जानते होंगे, राइट। जब मैं दोस्तों बात करता हूँ ना नक्सलिज्म की, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नक्सलिज्म की जो शुरुआत है ना, वो लेट 1960s में देखने को मिलती है। लगभग आप कह सकते हो 1967 के अंदर वेस्ट बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी के नाम से, वहां से ये पर्टिकुलर नक्सलिज्म स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला। एक्चुअली ना पहले जो फोकस था वो लैंड राइट्स के ऊपर था, कि एक तरह की आप कह सकते हो कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी, पर धीरे धीरे ये जो लड़ाई थी ना, ये वायलेंट रूप यहाँ पे लेती रह गई। ठीक है। और इनफैक्ट ना ये जो आपकी नक्सलबाड़ी से जो स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जो मेजर लीडर्स आपको देखने को मिले वो थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल सान्याल या संथाल। इनके द्वारा यहाँ पे ये मेजर आपका स्टार्टिंग करी गई, एंड इनका जो फोकस था ये काफी हद तक प्रभावित थे जो माओ जेडोंग की पॉलिसी है। और माओ जेडोंग की पॉलिसी क्या कहती है? पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। ठीक है ना, यानी कि लोगों को यहाँ पे लड़कर ही, सामने वाली रूलिंग क्लास को हटाकर ही वायलेंस के साथ उनको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, तभी आपके पास यहाँ पे आपके पास पावर आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं यही होता है, एक बहुत बड़ी वायलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। शुरुआत नक्सलबाड़ी से थी जो कि दार्जिलिंग के अंदर है, वहां से स्टार्टिंग हुई, बट वहां से आगे ये फैलती रही। अब यहाँ पे इसके माध्यम से क्या किया जाता है, नक्सलबाड़ी के नक्सलिज्म के माध्यम से जो भी आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको वायलेंस से, एक्सटॉर्शन से और एक तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके यहाँ पे पावर हथियाने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है, या फिर एक पैरेलल गवर्नेंस यहाँ पे बनाने की कोशिश करी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये एक फार लेफ्ट रेडिकल मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, और ये मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म एंड माओइज्म की उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। बाकी सारी बात चलो ठीक है, बट मेजर जो बात है ना, ये जो वायलेंट रेवोल्यूशन वाली, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक अपने आप में देखने को मिल जाती है। एंड कोशिश ये होती है कि सामने वाले को हटाया जाए, बट विद यूजिंग गन एंड वायलेंस। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक यहाँ पे बन जाता है। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है एंड धीरे धीरे ये फैलता रहता है। आपका रेड कॉरिडोर वाला जो रीजन है, रेड कॉरिडोर किसको बोला जाता है? देखो, मेजरली इसमें आपका छत्तीसगढ़ एंड कुछ और एरियाज आपके आ जाते हैं। पहले के टाइम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आपका ये फैला हुआ था। पर हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की जो फोर्सेज हैं, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है, एंड जिस वजह से नक्सलिज्म आज बहुत बड़े डिक्लाइन के ऊपर है। एंड आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि हम 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलिज्म को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ऐसा हमारा यहाँ पे टारगेट है। अब पहले तो आप डेटा देख लीजिए। डेटा ये कहता है कि देखो, आज के समय जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, वो नंबर अब केवल और केवल 11 रह चुका है। पहले ये 18 हुआ करता था, 18 से कम होकर ये 11 हो चुका है। एंड अगर हम बात करें जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें अब 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। 2000 बीजापुर, सुकमा एंड आपका नारायणपुर। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको छत्तीसगढ़ में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 2010 को अगर हम 2024 से कंपैरिजन करें तो वायलेंस के इंसिडेंट्स लगभग 81% यहाँ पे कम हो चुके हैं। 2013 में भारत के लगभग 126 डिस्ट्रिक्ट्स इफेक्टेड थे, उसमें कमी लाते लाते आज के समय हम लोग केवल और केवल 11 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे बचे हैं। एंड उम्मीद यही है कि 31 मार्च 2026 तक ये भी हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार बोला था, जब वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, कि नक्सलिज्म भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो अच्छी बात की है हमने कि हमने काम काफी ज्यादा किया है इस चीज को, इस समस्या को सुलझाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि सर क्या काम किया है। देखो, यहाँ पर ना हमारी जो स्ट्रेटेजी है दैट इज अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया है। जो मेजर 2 एस्पेक्ट्स है ना, एक तो है हमने सिक्योरिटी के ऊपर काम किया है, दूसरा हमने काम किया है डेवलपमेंट के ऊपर। कहने का मतलब कि भाई अपनी लॉ एंड ऑर्डर को हम स्ट्रांग रखेंगे, कोई भी हरकत करने की कोशिश करेगा उसको यहाँ पे हम हटा देंगे, क्योंकि देश की हम सॉवरेंटी के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। दूसरी बात है डेवलपमेंट की। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे मेजर्स लिए हैं। एक तो दोस्तों आप लोगों को समाधान इनिशिएटिव के बारे में पता ही होगा, है ना, जो कि आप लोग पढ़ते होंगे अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। इसके साथ साथ हमने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट करी है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर हम पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर पाएं। बाकी इसके अलावा हमने यहाँ पे लोगों के साथ में मिलकर ऑपरेशंस हमने कंडक्ट किए हैं।
ठीक है ना, ताकि जो कि टॉप मॉइस्ट लीडरशिप है उसको यहाँ पे हम खत्म कर पाएं। उसके अलावा हमारे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, CAPF हो गया, CRPF हो गया, कोबरा फोर्सेस हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो गया, अलग अलग एरियाज के अंदर इन्होंने भी बहुत शानदार काम किया है एंड इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करी है। इसके अलावा डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर आप नोटिस कर पाओगे कि हमने अच्छे लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, क्योंकि अगर ना लोगों तक अगर डेवलपमेंट पहुंच जाएगा तो ये नक्सलिज्म वाली आइडियोलॉजी के अंदर वो आएंगे ही नहीं। तो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट भी खूब यहाँ पे फोकस किया है। इन एरियाज के अंदर हमने जो अलग अलग स्कीम्स हैं वो यहाँ पे उनका फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा आप लोग RRP यानी कि रोड रिक्वायरमेंट प्लान के बारे में जानते होंगे, हमने वो कंस्ट्रक्शन करी है। ठीक है, 2016 में हमने इसको लॉन्च किया था एंड इस तरह से हमने सड़कें कंस्ट्रक्ट करी हैं इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। उसके अलावा लोगों को हम यहाँ पे आपका अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे वोटिंग के अंदर लेकर आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन उनका हो रहा है ताकि जो माइस्ट प्रोपेगेंडा है इसको हम यहाँ पे खत्म कर पाएं। इसके अलावा एक्चुअली कोई भी आपका एक्टिविटी होती है ना उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, और अगर हमने पैसों के ऊपर ही चोट कर दी ना तो अपने आप में ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो हमने बस यही किया है कि इनका जो फंडिंग नेटवर्क था उसको हमने टारगेट किया है। बाकी सेंटर और स्टेट्स में काफ़ी अच्छे से आपस में तालमेल अच्छा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस। उसके अलावा अलग अलग हमने स्पेशल फोर्सेज यूनिट बनाए हैं, जैसे आपने ग्रे हाउंड के बारे में सुना होगा। ग्रे हाउंड ना दरअसल में आंध्र प्रदेश के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी एक फोर्स, ठीक है, एंटी नक्सल कमांडो फोर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, और ये अपने आप में गुरिल्ला वारफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पे हमने ट्रेन किया था। क्योंकि होता पता क्या था, दरअसल में जो नक्सलाइट्स थे ना वो अपना फॉरेस्ट के अंदर या फिर हिली एरियाज के अंदर छुप जाते थे, उस चक्कर में हम उनको ढूंढ के मार नहीं पाते थे। तो हमारी जो फोर्सेस थी, जो हमने ग्रे हाउंड फोर्सेस बनाई, उनको हमने इसी के लिए ट्रेन किया, गुरिल्ला वारफेयर के लिए, कि आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए, इसीलिए इनको घोस्ट ऑफ द जंगल भी बोलते हैं। उसके अलावा C60 फोर्स जो थी ये महाराष्ट्र में बनी थी। ये आपकी आपकी जो मेजरली जो गढ़चिरौली वाला डिस्ट्रिक्ट है ना आपका महाराष्ट्र में, उसमें यहाँ पे काम करने के लिए स्टेट लेवल के ऊपर एक कमांडो यूनिट बनाया गया। उसके अलावा आपके स्पेशल टास्क फोर्स ये तो अलग अलग स्टेट्स ने यहाँ पे बनाई थी ताकि काम किया जा पाए। उसके अलावा होम मिनिस्टर जी क्या करते हैं, एक चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को चेयर करते हैं, तो बातचीत होती है उसके अंतर्गत। सेंटर स्टेट साथ में मिलकर काम करती हैं, बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन किया जाता है। सरकार ने एक सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी अडॉप्ट करी थी, जिसके माध्यम से ये बोला गया था कि जो भी आपके नक्सलाइट्स वो अपने हथियार स्टैंडर कर दें, वो आए मेन स्ट्रीम के अंदर, हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे, हम आपको बढ़ाएंगे, आपके लिए अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छी नौकरियां आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो डेफिनेटली ये सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं एंड जिसके रिजल्ट भी हमें आज के समय देखने को मिल रहे हैं कि नक्सलाइट जो फुटप्रिंट है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज योर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। थोड़ा इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। दोस्तों जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये हर साल आता है एंड इसको पब्लिश किया जाता है बाय कंसर्न वाइल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्थ, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स यहाँ पे निकाला जाता है। अब ध्यान में रखना इसका स्कोर निकालते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो आप लोग ना इस पर्टिकुलर इमेज पे फोकस करो, इसमें आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आपको चार चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। एक है आपका अंडर नोरिशमेंट, एक है चाइल्ड स्टंटिंग, एक है चाइल्ड वेस्टिंग और एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी। यहाँ पर ना इनकी इंपॉर्टेंस, इनका वेटेज भी गिवन है। जैसे अंडर नोरिशमेंट का वेटेज है 1/3, चाइल्ड स्टंटिंग का वेटेज है 1/6, चाइल्ड वेस्टिंग का वेटेज है 1/6 एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब है वेटेज 1/3 आपको देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है इनका मतलब क्या होता है। देखो अंडर नोरिशमेंट, जब मैं बात करता हूँ अंडर नोरिशमेंट, इसका मतलब है कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनको सही मात्रा में कैलोरी इनटेक नहीं मिल पा रहा, समझ गए, वो अंडर नोरिश्ड होंगे। ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है पर उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो हम ये देखते हैं कि 5 साल से कम उम्र के ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनकी उम्र तो बढ़ रही है पर उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। इसका कारण पता क्या होता है, अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ती, ऑब्वियसली अंडर न्यूट्रिशन है वहां पर। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है वेस्टिंग का। वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। किसी बच्चे की हाइट तो बढ़ती रहती है पर उसका वेट नहीं बढ़ता, तो ये भी वेस्टिंग भी कहीं ना कहीं दिखाता है अंडर नरिशमेंट को। तो ये भी 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर हम यहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग की मात्रा को देखते हैं। फिर आखिरी कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी का। ऐसे बच्चे जो 5 साल की उम्र कंप्लीट करने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी इन्वायरमेंट, वो हम देखते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंतर्गत। तो ये देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि कितना
कि कितना ग्लोबल हंगर इंडेक्स वहाँ पे है, ठीक है? तो स्कोर हमारे सामने आ जाता है। उस स्कोर के हिसाब से हम यहाँ पे हम उनको इस तरह के स्केल में बाँट देते हैं। जहाँ पर स्कोर 10 से भी 9.9 से नीचे होता है, तो वहाँ पर लो आपका हंगर है, मतलब कहने का मतलब वहाँ पे समस्या कम है। तो जितना कम स्कोर होगा ना उतनी अच्छी बात है। जितना ये स्कोर बढ़ता जाता है उतनी ही खराब बात होती रहती है। अब दोस्तों भारत की अगर हम बात करें ना, भारत ये वाली कैटेगरी के अंदर है, दैट इज़ अंडर द सीरियस कैटेगरी। समझे इस बात को? अब देखो भारत की अगर हम बात करें कि भारत में स्कोर क्यों खराब है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भारत की अगर हम बात करें ना, भारत का जो रैंक आया है वो 102 आया है आउट ऑफ 123 कंट्रीज, और भारत का स्कोर कितना है 25.8। मैंने आपको बताया था ना कि जो 20 से लेकर 34.9 है, इसमें हम सीरियस कैटेगरी के अंदर हम इसको डालते हैं। तो भारत का स्कोर इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। भारत पहले के मुकाबले हमने अच्छा काम किया है। जैसे हमारा जो स्कोर है ना वो इम्प्रूव हुआ है। पहले हमारा स्कोर 26, 27, 28 इस तरह से हुआ करता था। अब हम 25 में आ चुके हैं, तो दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर कि हमने पहले से बेहतर किया है। पर दोस्तों अभी भी हम सीरियस कैटेगरी के अंदर हैं, तो काम करना भी बहुत बचा हुआ है। अंडर नरिशमेंट में लगभग भारत में 172 मिलियन लोग यहाँ पे इफेक्टेड हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, भारत में हर तीसरा बच्चा आपको स्टंटेड देखने को मिलेगा। उसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है? और इसका कारण ये है कि मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन अभी भी है, पुअर सैनिटेशन हमें देखने को मिलता है, एंड कहीं न कहीं डिस्पैरिटीज़ हैं। कुछ जो गरीब लोग हैं ना, वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और इंडिया में ना डबल बर्डन आपको देखने को मिलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, उधर ऐसा देखने को मिल रहा है कि दूसरी जगह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बेचारे दुबले-पतले एक तरह से हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो हमें दोनों चीज़ों को यहाँ पे लड़ना होगा। पर दोस्तों भारत ने पता क्या किया है? भारत इस पर्टिकुलर इंडेक्स को नहीं मानता। अब सवाल ये आता है कि क्यों सर ऐसा क्या हो गया इस पर्टिकुलर इंडेक्स में? हमें तो सही लग रहा है यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें कंसिडर की गई हैं। देखो पहली बात तो आप ये नोटिस करें, भारत ये बोलता है कि देखो अगर हम बात करते हैं ना फूड सिक्योरिटी की, आप बोलते हो ना कि हम फूड सिक्योरिटी निकाल रहे हैं, पर ये कैसा तरीका है फूड सिक्योरिटी निकालने का, जहां पर 3 इंडिकेटर्स तो आपके ये बताते हैं बच्चों के रिगार्डिंग। केवल 5 साल के बच्चों का आप आइडिया लगा के ये बताते हो कि देश में फूड सिक्योरिटी नहीं है। क्या ये सही चीज़ है ना? सिर्फ एक पैरामीटर के अंदर आप देश की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हो, बाकी जगह सिर्फ 5 साल के बच्चों का डेटा आप निकाल रहे हो। बाकी चीज़ें आपने देखी ही नहीं। कोई 10 साल का बच्चा क्या कर रहा है, 50 साल का कोई इंसान क्या कर रहा है, वो डेटा तो आपने देखा ही नहीं 3 पैरामीटर्स के अंदर। तो पहली बात तो ये तो आपका जो केवल और केवल आप चाइल्ड के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, आप पूरी पॉपुलेशन पे फ़ोकस नहीं कर रहे। भारत का एक ये क्वेश्चन मार्क उठता है। दूसरी बात ना एक्चुअली इनके तरीके पे, कैलकुलेशन के तरीके पे सवाल उठते हैं। वो क्या है कि देखो एक्चुअल में ना कि हमारा कुछ डेटा तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से आता है, पर ज़्यादातर डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस ये नहीं लेते। मोस्टली जो डेटा होता है वो आपके अलग-अलग और संस्थानों से लिया जाता है, और वो जो डेटा होता है वो एक तरह का सर्वे होता है। अब सर्वे पता क्या होता है कि एक बड़ी-सी मान लो पॉपुलेशन होती है, उसमें एक छोटी-सी पॉपुलेशन के ऊपर आप सर्वे कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरे देश में ऐसा ही होगा। पर देखो भाई छोटी-सी पॉपुलेशन, भारत एक 150 करोड़ के लोगों के आस-पास का एक देश आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप कुछ लाखों लोगों से कुछ चीज़ें पूछ लोगे, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करोगे 150 करोड़ लोगों की, तो अपने आप में भाई आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर हमेशा गलत ही आएगा, ठीक है ना? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन का जो डेटा है ना, वो ढंग से यहाँ पे मेज़र नहीं करते हैं। भारत में अलग-अलग तरह के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस तरह की स्कीम्स को आप यहाँ पे देख ही नहीं रहे हैं। छोटे देशों के लिए चीज़ें सही रहेंगी, पर बड़े देशों के लिए इतना छोटा सैंपल साइज़ लेना, आपका कभी यहाँ पे सही आंसर आएगा ही नहीं। ऐसा यहाँ पे भारत का कहना है, इसीलिए भारत जो है इसको यहाँ पे मना कर देता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपने आप में सही नहीं है। बाकी एनीवेज़ और जो बातें अगर हम बात करें दुनिया भर की, तो कोशिश यही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये देखा जाए कि जो एसडीजी 2 है, जो कि ज़ीरो हंगर हमें अचीव करना है, कितना हम उसके लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो डेटा आता है उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन से यूनिसेफ का डेटा हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, डेमोक्रेटिक एंड हेल्थ सर्विस जो होते हैं, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्विस, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। इसके बेसिस के ऊपर सारा का सारा डेटा होता है। मैंने आपको बताया स्कोर जितना 0 की तरफ होगा उतना शानदार होगा, जितना 100 की तरफ होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन सबसे ज़्यादा आपको खराब देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करें दुनिया की कि दुनिया में कहाँ-कहाँ पे हंगर है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि दुनिया में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है, वो 18.3 है। पहले से बेहतर कर रहे हैं दुनिया में, पहले 19 स्कोर था, अब यहाँ पे कम हुआ है, तो स्कोर कम होना इज़ अ गुड इंडिकेटर। बाकी देखो कुछ देश हैं जिनमें तो हालत बहुत खराब है, जैसे सीरिया, लीबिया, जॉर्डन, फिजी, सोलोमन आइलैंड।
अगर इनको 2000 और 2025 को कंपैरिजन करें ना, तो भाई अब तो हालत इनकी खराब हो गई है। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, कुछ और भी देश हैं दुनिया में। अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि 27 देश ऐसे हैं जिनमें हंगर बढ़ गया है 2016 के मुकाबले। तो भाई इंप्रूवमेंट छोड़ो, हम तो पीछे जाते जा रहे हैं। पर दोस्तों कुछ देशों ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। जैसे खासकर बात करें तजाकिस्तान की, तो तजाकिस्तान में क्या हुआ है, तजाकिस्तान में एक समय जो हंगर था बहुत ज़्यादा था, अब अपने आप में काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने बहुत ही शानदार काम किया है। इसके अलावा मोजाम्बिक, रवांडा, सोमालिया, टोगो, युगांडा, इन्होंने भी अच्छा काम किया है। और भारत भी दोस्तों ठीक काम कर रहा है एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, कि भारत ने भी अच्छी पॉलिसीज लेकर आई हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। दैट इज वाई हंगर भारत में धीरे धीरे करके कम हो रहा है। बहुत तेजी से कम नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे करके हमने बेहतर काम यहाँ पे करने की कोशिश करी है। पर अगर हम बात करें ना खासकर दोस्तों अफ्रीका की, खासकर अफ्रीका में भी जो साउथ ऑफ सहारा रीजन है, वहां पर तो हालत भाई बहुत ही ज्यादा खराब है। जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया, आपका मेडागास्कर, कीनिया, सोमालिया, जाम्बिया, यहाँ पर तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग लेवल यहाँ पे चल रहा है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग मतलब 50 से भी ज़्यादा उनका स्कोर है। खतरनाक हालत है वहाँ पे तो। इसके अलावा साउथ एशिया में भी थोड़ा सीरियस हालत ही है। बाकी अगर हम बात करें यूरोप और सेंट्रल एशिया, यहाँ पे अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे हंगर की उतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और इस रिपोर्ट ने इस बार ये बताया है कि 56 ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं 2030 तक का हमारा टारगेट है SDG 2 का, उसको यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हालत अभी अपने आप में दुनिया भर में ही खराब चल रही है। बाकी इस साल की जो रिपोर्ट आई है उसका नाम है 20 years ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर। ठीक है, तो ये इस बार की रिपोर्ट का आपको नाम देखने को मिल जाएगा। बाकी दुनिया में क्यों है ग्लोबल हंगर, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं अलग अलग देशों के अंदर, क्लाइमेट चेंज की वजह से। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। उन सब से भी कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर देशों की सरकारें अगर अच्छा काम नहीं करेंगी, तो भाई समस्याएं तो इस तरह से रहेंगी ही रहेंगी। ये सारी बातें यहाँ पे बताई हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ना पहली बार स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स यहाँ पे जारी किया है। पहला ऐसा फ्रेमवर्क हो चुका है, ये बताता है कि स्टेट्स कितना अच्छा काम कर रही है माइनिंग के रिगार्डिंग। एक्चुअली ना इन्होंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे डिजाइन किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन पैरामीटर्स में एक तो ये आ जाता है कि ऑक्शन परफॉर्मेंस, कहने का मतलब कि आप लोग ना जब माइनिंग करते हो, ठीक है ना, तो ये नॉन कोल की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो माइनिंग हम करते हैं, तो उससे पहले पूरा प्रोसेस रहता है, बिडिंग का, ऑक्शन का पूरा पूरा प्रोसेस रहता है। कितना शानदार तरह से, कितना एफिशिएंटली वो प्रोसेस होता है, वो एक चीज़ देखी जाती है। फिर मान लीजिए ऑक्शनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे माइन कितनी जल्दी यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो जाती है, कितनी जल्दी वो स्टार्ट हो जाती है, वो यहाँ पे इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है इन सब चीज़ों के अंतर्गत। एंड माइनिंग जो है क्या वो सस्टेनेबल भी है या नहीं है, क्या उसके अंदर एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे। उसके हिसाब से आपके जो स्टेट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। अब रैंकिंग भी इस बेसिस पे दी जाती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं। जैसे एक चीज़ होती है मिनरल एंडोमेंट। मिनरल एंडोमेंट का मतलब एक रीजन के अंतर्गत कितने अमाउंट ऑफ मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। इनको हम कुछ नोन सोर्सेज होते हैं, ये कुछ नोन रीजन्स होते हैं, कुछ अनडिस्कवर्ड या फिर अननोन रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। उसके बेसिस के ऊपर आपका बनता है मिनरल एंडोमेंट। तो जिनमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं वो कैटेगरी ए, फिर कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, इस तरह से इनको यहाँ पे कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। कैटेगरी ए की बात करें तो हाँ, मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक, राजस्थान को सेकंड और गुजरात को थर्ड रैंक मिला है। कैटेगरी बी में गोवा, यूपी और असम को सेकंड रैंक मिले हैं। एंड कैटेगरी सी में टॉप परफॉर्मर्स आपको पंजाब, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा आपको देखने को मिल जाएंगे। फायदा यही है कि इससे स्टेट्स को एक तरह से पता लग पाएगा, वो अपनी पॉलिसीज को और शानदार कर पाएंगे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जो स्टेट अच्छा काम कर रही होगी वहाँ इन्वेस्टर भी चाहेगा कि चलो और अच्छे से काम किया जाए, वहाँ साथ में वहाँ पे इन्वेस्टर भी कोशिश करेगा कि माइनिंग वहाँ पे जाके करें। एंड एक तरह से हम यहाँ पे बेंचमार्किंग कर पाएंगे कि स्टेट्स कैसा यहाँ पे काम कर रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर होगा। एंड इस तरह से माइनिंग सेक्टर हमारा अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेट माइनिंग रेडनेस इंडेक्स यहाँ पे जारी किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये स्कीम क्या है। देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं ओवरऑल पहले स्कीम समझा देता हूँ, फिर जो करंट रेलेवेंस है हम उस पर आ जाएंगे कि आखिर ये अभी न्यूज़ में क्यों था। देखो एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करना कि 2015-16 के अंदर एक स्कीम लॉन्च करी गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इसके अलग अलग आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल एक इसका कंपोनेंट है एक्सलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, यानी कि जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंप्लीट किया जाए। फिर एक आपका वाटरशेड डेवलपमेंट के ऊपर था कि किस तरह से जो रेनफेड एरियाज होते हैं वहाँ पर कैसे हम यहाँ पे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको जो बाकी चीज़ देखने को मिली वो था आपका हर खेत को पानी, यानी कि हमारा जो भी एरिया है अंडर इरिगेशन हम उसको यहाँ पे बढ़ा पाएँ। एंड एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें कंपोनेंट आता है वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है ना वो दरअसल में डील करता है आपका माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत। माइक्रो इरिगेशन में जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन आ गया, आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन आ गया, तो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप दरअसल में आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही आप हिस्से के तौर के ऊपर ये स्टार्ट हुआ 2015-16 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो जो मेजर एक्चुअली ना ये जो स्कीम है, ये स्कीम है तो आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप है तो इसी के अंतर्गत। पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, उसमें भी ना एक कंपोनेंट के रूप में ये है। बेसिकली जो पैसा वगैरह आएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप का, वो यहाँ से आता है राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना से। पर अगर हम बात करें जो स्कीम की, तो ये स्कीम आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही है अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। ठीक है, बाकी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। एंड साथ ही साथ इस पर्टिकुलर स्कीम का पर्पस यही है कि आप वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाएं। वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप कितना पानी इनपुट दे रहे हैं एंड कितना पानी एक्चुअल में उस पौधे की ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि अगर मान लो जैसे आपने फ्लड इरिगेशन किया, आपने अपने खेत को पानी से भर दिया, अब सारा का सारा पानी तो नहीं होगा जो उस पौधे की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा, कुछ पानी इवेपोरेट कर जाएगा, कुछ वेस्टेज के फॉर्म में चला जाएगा। पर अगर हम यही काम ड्रिप इरिगेशन के साथ करें, जहाँ बूंद बूंद जिसको हम टपका सिंचाई बोलते हैं, अगर वैसे होगा तो बिल्कुल आपका जो पानी होगा वो रूट्स के ऊपर पहुंचेगा एंड वो पौधे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये यहाँ पे कोशिश थी इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के माध्यम से। बाकी मैंने जैसे आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ही इस पर्टिकुलर स्कीम को यहाँ पे रन करते हैं। एंड साथ ही साथ जो नाबार्ड है ना वो यहाँ पे एक फंड को मैनेज करता है, माइक्रो इरिगेशन फंड। सरकार ने ये 5,000 करोड़ का यहाँ पे फंड बनाया है ताकि जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं या लोन्स वगैरह हैं माइक्रो इरिगेशन किट वगैरह खरीदने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे सस्ती हो पाएँ अपने किसानों के लिए। तो जो छोटे किसान होते हैं जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम होती है, आपके स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर, उनके लिए 55% की सब्सिडी है। बाकियों के लिए 45% आपको सब्सिडीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी सब्सिडीज यहाँ पे दी जाती हैं ताकि जो अडॉप्शन है वो और बेहतर हो पाए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो यहाँ पे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जैसे आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट इरीगेशन हो गया, फर्टिगेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, बट अभी पता क्या हुआ है, अभी यहाँ पे इसमें मतलब चलो एक तो इम्पैक्ट देख लो। पहली बात, इम्पैक्ट तो ये हुआ है कि पिछले 8 साल के अंदर रफली 80 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया ऐसा है जो माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत कवर हो गया है। तो पानी का इस्तेमाल कम हुआ, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अच्छी हो पाई। ये जो पीछे हम बात कर रहे थे ना फर्टिगेशन की, फर्टिगेशन का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, उससे भी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बेहतर हुई है। जो फर्टिलाइजर है अब इफेक्टिवली अपने यहाँ पे ज़मीन तक, मिट्टी तक यहाँ पे पहुँच पाता है। लेबर कॉस्ट में यहाँ पे हमें फ़ायदा हुआ है और इस तरह से हमने यहाँ पे ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई है। अब सवाल ये आता है कि सर अभी रिसेंटली क्या चेंजेस हुए हैं। देखो, अभी तक पता क्या था, आप इस बात को अंडरस्टैंड करना। अभी तक ना आपकी जो स्टेट्स थी उनको अलाउड था कि जो भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत आपके जो फंड्स आएंगे ना वो आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन के अलावा और चीज़ों पे भी लगा सकते हो। जैसे आपको छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाने हो, इनको डिग्गीज के नाम से हम जानते हैं, इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी हो या फिर कम्युनिटी वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाना हो, इन चीज़ों के लिए भी पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। पर एक लिमिट लगा रखी थी। कितनी लिमिट थी? ये लिमिट थी 20% की। अगर आपके नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट थे उनके लिए लिमिट थी आपकी 40% की, पर बाकी स्टेट्स के लिए लिमिट 20% थी। पर अब क्या हुआ है, अब इस लिमिट को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। अब सवाल आएगा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं कि स्टेट्स अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से उस पैसे का इस्तेमाल करें। जहां उनको लगता है कि नहीं यार इस चीज़ के ऊपर पैसा ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए तो वहां पर करें। ज़रूरी नहीं है कि हम जबरदस्ती उनको बोलें कि नहीं भाई आप पाइपों के ऊपर, स्प्रिंकलर्स के ऊपर ही पैसा खर्च करो। नहीं, अगर मान लो राजस्थान को लगता है कि नहीं यार हमारे यहाँ रेन वाटर को कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ पॉन्ड्स वगैरह बनाने होंगे, तो हाँ भाई आप बनाओ, इस पैसे से इस्तेमाल करो। तमिलनाडु को हो सकता है कुछ ड्रिप इरिगेशन पे फोकस करना हो अपने बनाना के खेतों के लिए, हाँ ठीक है भाई तमिलनाडु आप उसके ऊपर फोकस करो। तो हम यहाँ पे हमने ये जो पहले
लिमिट लगाई थी 20% ऑफ टोटल एलोकेशन फॉर नॉर्मल स्टेट्स एंड 40% फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, अब वो जो लिमिट है वो यहाँ पे खत्म कर दी गई है। तो इन चीज़ों को बोलते थे अदर इंटरवेंशन। तो इन अदर इंटरवेंशन के लिए अब जितना मर्जी पैसा यहाँ पे खर्च किया जा सकता है, ये अभी रिसेंटली चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स की, राइट। तो ये कुछ मुद्दे थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था पीएम जय स्कीम के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आयुष्मान भारत के दो हिस्से हैं, एक तो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाला जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर को डील करता है, एंड दूसरा था आपका पीएम जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि आपका सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर को डील करता है। जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की दोस्तों बात करें तो उसमें यूएसए नहीं बल्कि जो सिंगापुर है ना, उसका आपको रैंक 1 आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट बन जाएगी। बाकी जो तीसरी स्टेटमेंट है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट, ये बिल्कुल IUCN ही रेडी करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।